मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 11th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास का सेकंड लेसन नंबर 2, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी कि इससे पहले हम जो लेसन फर्स्ट कर चुके हैं कंप्लीट, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की। तो इससे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया यहाँ में हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रोम साम्राज्य के बारे में, क्योंकि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य की बात की गई है। तो जो रोम साम्राज्य है वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है। आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा इसमें शामिल माना जाता है। कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य आज का अधिकांश हिस्सा जो है वो यूरोप में, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ है, यानी कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य का फैलाव तीनों महाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका कि भैया जो रोमन साम्राज्य है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर ऐसा आता है जिसमें आपसे जानकारी के स्रोत पूछे जाते हैं, तो 90% चीजें जो है ना बिल्कुल कॉमन रहती हैं वहां की जानकारी को प्राप्त करने में। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पाठ्य सामग्री, जिसमें वर्ष वृतांत यानी कि पूरे जो वर्ष में लिखे गए थे उन सब चीजों के बारे में, पत्र होते हैं, व्याख्यान, प्रवचन, कानून। तो ये पाठ्य सामग्री हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य मौजूद था। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि कुछ दस्तावेज मिले हैं, प्रलेख मिले हैं जो पेपायरस पर लिखे हुए हैं। पेपायरस के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा आपका। और तीसरा पॉइंट है हमारा भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष यानी कि जो भी हमारे ग्लोब पर यानी कि भूमि पर मिलने वाली चीजें हैं। ठीक है, इमारतें हो गई, बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, चित्रकारी हो गई, सभी चीजें क्या है, भौतिक अवशेष हैं, है ना। तो ये भी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से ही जो है साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। अब बात आता है कि भैया ये जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था ना एक वर्ष वृतांत, इसका मतलब क्या है। तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा यानी कि जो उस समय के जो लोग थे उनके द्वारा हर साल जो है लिखे जाने वाले इतिहास के बारे में जो भी चीजें होती है ना, इतिहास का जो ब्यौरा होता है उसी को क्या बोला जाता है, वर्ष वृतांत कहा जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में आपने एक और वर्ड पढ़ा था ऊपर, है ना, पेपाइरस। तो ये भी बता देता हूं आपको। ये जो पेपाइरस वर्ड है एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे पे उगता है और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती है। ठीक है ना। तो पेपाइरस जो है वो क्या है, एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे उगा करता था और इससे क्या बनता था, लेखन सामग्री को तैयार किया जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस अध्याय के अंदर आपके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से कवर करना है आपको। तो रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था, रोमन साम्राज्य जो था उसका जो आरंभिक काल है उसके बारे में देखते हैं। तो भैया रोमन साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। और वहां पर जो है सबसे पहला जो शासक रहा वो कौन रहा, ऑगस्टस। ठीक है, इसके बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा किताबों में। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और क्या बन गया, स्वयं सम्राट बन गया। अब सम्राट तो बना, अब उसने क्या करा, उसने एक राज्य बनाया। किसने, ऑगस्टस ने एक राज्य बनाया। और भैया उसी राज्य को जो है प्रिंसिपेट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपेट किसे कहते हैं, तो ऑगस्टस के द्वारा बनाया गया एक राज्य जिसको प्रिंसिपेट कहा गया, वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था और निरंकुश शासक नहीं था। ठीक है, वो निरंकुश शासक नहीं था। रोमन साम्राज्य के राजनीति इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी हैं। यहाँ पर तीन चीजों की बात की जा रही है। ये तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन से, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अब इसके आरंभिक काल में प्रांतों की स्थापना हुई। तो जो प्रांत होता है, जो प्रांत होता है, प्रांत का मतलब क्या है, प्रांतों का मतलब है राज्य, है ना। तो प्रांतों की स्थापना हुई, सार्वजनिक स्नानागृह बने,
यानी कि जो आपने देखे होंगे वो होते हैं ना स्विमिंग पूल वगैरह से, है ना, स्नानागृह बने वहां पे। अब उसके बाद में अगर आपका हम दूसरा टॉपिक लेकर चलते हैं तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है कि तीसरी शताब्दी का संकट बताइए। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आपको बताना है भैया कि प्रथम और द्वितीय शताब्दियां जो थी ना, वो बिल्कुल शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक। कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी के अंदर बहुत शांति रही, समृद्धि रही, आर्थिक विस्तार भी हुआ। पर तीसरी शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि इसको तीसरी शताब्दी का संकट बोला गया। तो भैया तीसरी शताब्दी में ना तनाव उभरा। अब वो तनाव उभरा कैसे? तो देखो, जब ईरान के ससानी वंश ने क्या करा, बार बार आक्रमण किया, और इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियां जो थी, जैसे फ्रैंक, एल्मनाई और गोथ, इन्होंने क्या करा, रोमन साम्राज्य के अलग अलग राज्यों पर कब्जा कर लिया, और जिससे साम्राज्य में क्या हो गई, अस्थिरता हो गई, अनस्टेबिलिटी आ गई, और इसी वजह से बहुत सारी चीजें बिगड़ने लगी। और एक और मेन चीज कि भैया 47 ईयर्स में, यानी कि 47 साल में, वहां का जो सम्राट है ना, वो 25 बार चेंज हुए, और इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। कि भैया पहली दूसरी शताब्दी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चला, पर जैसे तीसरी शताब्दी आई तो बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, तो इसीलिए इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। अब एक और यहाँ पर प्रश्न आता है, परवर्ती काल, पुरा काल क्या है ना, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको जानना है यहाँ पर। तो परवर्ती पुरा काल जो है वो चौथी से लेकर 7वीं शताब्दी तक चला, और डायक्लेशियन का शासन चला 284 से लेकर 305 ईस्वी। उसके बाद में कौन आ गया, कॉन्स्टेंटाइन शासन आ गया, और इसमें यह भी बताया गया कि ईसाई धर्म को राजधर्म बताया गया था इसमें, और सोने के सिक्के चलाए गए, जिन सोने के सिक्के का नाम क्या था, सॉलिडस। और कुस्तुनतुनिया को क्या बना दिया गया, वहां की राजधानी बना दिया गया। व्यापार विकास होने लगा, स्थापत्य कला का विकास होने लगा। फिर जस्टिनियन का शासन आया। तो ये हमारे पॉइंट हैं जिससे कि आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। अब अगर आपका प्रश्न आता है कि रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता संस्कृति के बारे में बताइए, तो भैया रोमन साम्राज्य के अंदर एकल परिवार का चलन था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, संपत्ति में स्वामित्व और संचालन में कानूनी अधिकार भी वहां पर उनको मिले हुए थे। और सबसे बढ़िया बात भैया, काम चलाऊ साक्षरता, इतने पढ़े लिखे थे वहां पर, इतनी पढ़ाई लिखाई थी कि वो अपना काम चला सकते थे। और सांस्कृतिक विविधता थी, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग होना, कि अलग अलग प्रकार की संस्कृति वहां पर थी। अब उसके बाद में अगर आपका प्रश्न आया कि रोमन साम्राज्य का विस्तार बताइए, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, तो बहुत आसान और सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। तो भैया रोमन साम्राज्य का विस्तार, सबसे पहला पॉइंट कि रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक ढांचा था ना, इकोनॉमिकल स्थिति जो थी उसकी, वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, स्ट्रांग थी, पहला पॉइंट। रोमन साम्राज्य के विस्तार की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ये समझना है कि भैया इसका जो आर्थिक ढांचा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और दूसरी चीज, यहाँ पर बंदरगाह, खाने खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने, ये सभी वहां पर बहुत ज्यादा व्यापक मात्रा में मौजूद थे। प्लस पॉइंट, वहां की उर्वरता क्षेत्र होना, यानी कि वहां पे जो भूमि थी ना वो बहुत उपजाऊ थी, उर्वरता वहां की अच्छी थी। तीसरा पॉइंट भैया, बैंकिंग व्यवस्था, धन का भी प्रयोग होता था। अब जब धन का प्रयोग हो रहा है तो सिंपल सी बात है भैया, विस्तार तो होगा ना चीजों का। अब उसमें जो दो मेन चीजें आपको याद रखनी है कि वहां पर जो लिक्विड प्रोडक्ट होते थे, तरल पदार्थ होते थे, इनकी ढुलाई की जाती थी, इनको लेके जाया जाता था। और ये जो कंटेनर थे, इन कंटेनर को बोला जाता था एम्फोरा। ये प्रश्न आता है 1 नंबर में, एम्फोरा बताइए क्या है। तो आप बताओगे कि जो तरल पदार्थों की धुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उसको एम्फोरा कहा जाता था। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि जो जैतून का तेल जिसमें जाता था, अब ये भी तो लिक्विड है, पर स्पेन में उत्पादित होता था ये तेल जैतून का, ये जिसमें जाता था उसको बोलते थे ड्रेसल 20। अब इस जो ये कंटेनर था इसका नाम था ड्रेसल 20, और जो बाकी नॉर्मल जो तरल पदार्थ जाते थे इनके कंटेनरों का नाम क्या था, एम्फोरा। क्या नाम था, एम्फोरा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं भैया थोड़ा आगे। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। अब लेबर जो है इनके ऊपर कंट्रोल की बात की जा रही है। तो सबसे पहली बात कि वहां पर जो है दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। पूरे रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दासता की जड़ें जो है फैली हुई थी। अब एक सबसे चौंकाने वाली चीज ये थी
कि इटली में 75 लाख की तो आबादी थी, और इस 75 लाख की आबादी में भैया 30 लाख कौन थे? दास थे। देख लो आप कितना बड़ा जो है मतलब यहाँ पे झोल हो रखा है। दासों को क्या दिया गया? पूंजी निवेश का दर्जा। जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फिर हम उसको मतलब जो है कहीं दूसरी जगह पे खरीद ली, फिर कहीं खरीद ली, तो हम क्या करते हैं? पूंजी का निवेश करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर दासों को भी पूंजी निवेश का दर्जा दिया गया था कि आपके पास जितने दास, उतना ज्यादा पैसा आपने सिक्योर कर लिया। जैसे कि मेरे पास 5 प्लॉट है, तो मैंने 5 प्लॉटों में पूंजी निवेश कर रखी है। सेम वहां पर क्या होता था? 5 दास खरीद लिए, तो क्या हो गया? उन्होंने पूंजी निवेश करी है वहां पर, है ना। उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे? जितने भी ये श्रमिक और जो दास थे, इनके साथ में भैया अच्छा सा व्यवहार नहीं करते थे, क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। और जो बेचारे वहां के जो गांव के लोग थे, उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था, वो ऋणग्रस्त थे। और दासों के प्रति जो है वहां पर जितना भी जो व्यवहार होता था, वो कोई सिंपैथी दिखाकर नहीं होता था, सहानुभूति दिखाकर नहीं होता था, बल्कि हिसाब किताब पर। जितना बढ़िया हिसाब किताब उतना बढ़िया सम्मान, वरना उसके साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ही जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में भैया यहाँ पे प्रश्न आ गया आपका कि रोमन साम्राज्य में पुराकाल की विशेषताएं बताइए, तो क्या बताओगे? तो भैया आप बताओगे जो रोमवासी जो लोग थे ना, वो बहुदेववादी थे। वो अलग अलग देवी देवताओं को माना करते थे। जैसे कि लोग जो है वो जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। इजी है बहुत। अब इसमें मैंने आपके पॉइंट्स बना रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आराम से समझ में भी आ जाएंगे। जैसे यहूदी धर्म जो था, रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता था। पहला पॉइंट, सम्राट जो डायोक्लिशियन जो थे, उन्होंने क्या करा था? सीमाओं पर किले बनवा दिए थे। अब किले मतलब क्यों बनवाए जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि तोरण द्वार बनते हैं। जैसे आप खाटू श्याम जाते हो तो बीच में एक वहां पे एक एंट्री गेट मिलता है थोड़ी दूरी पर, है ना। या आप वृंदावन जाते हो तो वहां पर लिखा था मारो प्यारो बरसाना या वृंदावन, ऐसे लिखा होता है बहुत दूरी पर ही, तो वो तोरण द्वार होते हैं। अब ऐसे ही तोरण द्वार की तरह जो है किले बनवाए जाएंगे साइड से। अब वहां पे ये द्वार नहीं बनाए गए, बल्कि साइड में ना बहुत सारे ऐसे करके घेराव बना दिया जाएगा, जिससे कि कोई दूसरा जो राज्य है वो अटैक करे उससे पहले जो है वहां पर उसकी जानकारी मिल जाए और वो सिक्योर है, जैसे हमारे बॉर्डर होते हैं ना, इस तरीके से। वहां पे एक सम्राट था, कॉन्स्टेंटाइन। इसने क्या करा? जो ईसाई धर्म था उसको राज धर्म बनाने का निर्णय लिया कि भैया ईसाई धर्म को ही मानोगे, बाकी सब धर्म इल्ले, कोई धर्म नहीं माना जाएगा, सिर्फ ईसाई ईसाई धर्म। अब साम्राज्य के पश्चिम भाग में उत्तर से आने वाले जितने भी समूह थे, जैसे कि गोथ, बैंधल और लोम्बार्ड, इन्होंने क्या करा? वहां के जो बड़े बड़े प्रांत थे ना, राज्य जो थे, उन पे कब्जा कर लिया और रोमांतर राज्य स्थापित कर लिया। और उसके बाद में रोमन साम्राज्य जो है क्या हो गया? स्थापित हुआ। अब राज्यों का अलग अलग पुनर्गठन, यानी कि प्रांतों का पुनर्गठन। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया गया कि जो कार्य सैन्य के बस में है, जो सैनिक कार्य होंगे उनको अलग, और जो असैनिक कार्य होंगे उनको अलग। ठीक है। इस्लाम का विस्तार और प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति इसी को कहा जाता है। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंधन की विशेषता। रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था है। व्यावसायिक सेना, सेवा करने की अवधि निश्चित होना, सबसे बड़ा एकल निकाय, सेनेट में सेना का डर, मतभेद होने पर गृह युद्ध, आंदोलन व विद्रोह, शासक तथा सम्राटों का वह भाग्य निर्धारित करने की शक्ति। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आपने अगर ये लेसन पढ़ा है तो आपको पॉइंट याद होंगे तो आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आ जाता भैया आपका, दास प्रजनन क्या था और दास श्रमिकों के साथ में क्या क्या समस्याएं थी? तो गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, और उनके बच्चे भी आगे चलकर दासी बनते थे, और इसी को दास प्रजनन योजना का नाम दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा गया दास प्रजनन प्रक्रिया क्या है या योजना क्या है, तो आप बताएंगे इसमें गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रथा थी है, जिसके अंतर्गत जितनी भी दासियां हैं उनको, उनके साथ में मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या बनेंगे? दास बनेंगे। अब ये दासों की कुछ समस्याएं थी, वो क्या है? रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्ति श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। देखो, रोम में क्या होता था? जो सरकारी निर्माण कार्य होंगे ना जितने भी, उसमें स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास जो मुक्त मतलब जो बाहर से उठा लिए गए, क्योंकि जो दास श्रम है उनको लेकर जाना वहां पर बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था।
भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे कि इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ने लगी। ठीक है। और वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था, क्योंकि भैया वो उनके दास थोड़ी ना है। पैसा दिया और रखा, काम हुआ और भेज दिया। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य में जो श्रम प्रबंधन है उसकी विशेषता क्या थी? भैया अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दास जो था वो महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा, कि जितने भी दास थे वो थोड़े से महंगे पड़ने लगे उनको। अब जब महंगे पड़ने लगे तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया इनको छोड़ दिया जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। अब इन दासों दासों या फिर इन व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मालिक गुलामों तथा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा कारोबार भी सौंप देते थे कि भैया ये जो गुलाम उनके जो है उन्होंने क्या बोला, ले तुम कारोबार चलाओ। अब पूरी की पूरी पूंजी उनका कारोबार उनको छोड़ दिया कि भैया आप ही चलाओ, है ना। मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित किया जाता था, कि भैया निरीक्षण मतलब देखभाल करने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। ठीक है। तो यानी कि ये जो चैप्टर है आपका, उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद में आपका ये पॉइंट आता है भैया, अश्वरोही इक्वाइट्स जिसको कहा जाता है, जिसे नाइट वर्ग भी बोला गया है। ये दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे इनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट कहा जाता था। घुड़सेना यानी कि जो घोड़े चलाते हैं उन्हीं को अश्वरोही कहा जाता है। जो अश्व है, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, है ना। अब नाइट वर्क की जो विशेषता थी वो क्या थी? ये सेनेटर जो थे ना, यानी कि ये भी एक उच्च वर्ग था, संस्था थी एक। इसी की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। ये सेनेटों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक थे, व्यापार और साहूकार भी थे। इन्हें जनता का सम्मानीय वर्ग भी माना जाता था, है ना, और जिनका संबंध महान घरानों से बोला गया है। तो ये हमारा अध्याय है जिसके अंदर आपने पढ़ा कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए बाय बाय।